क्या क्या हेलो হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ओके सर थैंक यस सर। यू ओके सर ओके सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और गुड इवनिंग इन जीएसटी क्लास है ना सर। हम लोग आज जीएसटी पढ़ेंगे और जीएसटी में एकदम बेसिक बात स्टार्ट करेंगे सर, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम लोग प्रीवियसली जीएसटी रिलेटेड काफ़ी सारा एडवांस टॉपिक भी कर चुके हैं, बट आज मैं वापस फिर से जीएसटी का न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों को रिविजन्स करना है रिविजन्स कर लेगा, और जिनको मिस है वो फिर से सुन लेगा, और जिन्हें जीएसटी एकदम शुरू से स्टार्ट करना है वो शुरू से स्टार्ट करेगा। एक ही बात है सर। तो बेसिकली जीएसटी नाम सुनते ही इट्स अ वेरी कॉमन नेम सर, है ना। जीएसटी वर्ड्स आप सब सुने हैं कि नहीं सुने? प्लीज टेल मी। अरे बहुत कॉमन नेम है कि नहीं, घर घर में है ना। ओके सर तो इट्स अ वेरी कॉमन नेम। मतलब आज के डेट में जीएसटी मतलब खाना खाने जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ जीएसटी, जोमेटो में खाना ऑर्डर करो जीएसटी, बिग बाजार में जाओ, अभी बिग बाजार तो बंद हो गया, ठीक है, शॉपिंग मॉल में जाओ, कहीं और भी जाओ, रिलायंस में जाओ, जहाँ भी जाओ दुकान से सामान खरीदो जीएसटी। मतलब हर बात बात में जीएसटी। अब आपके मन में सवाल हो सकता है सर कि ये बात बात में जीएसटी जीएसटी जीएसटी, कि सरकार करना क्या चाहता है, इतना जीएसटी लेके क्या करेगा। सर थोड़ा सेंस लगाओ, इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है। हाँ सर, भारत दुनिया में अगर साइज वाइज देखा जाए, मतलब साइज मतलब समझते हो, भारत का साइज एरिया, वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड के अंदर, आउट ऑफ 200 कंट्रीज ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में से वर्ल्ड में 7 नंबर पोजीशन पे भारत का एरिया वाइज स्थान आता है। और पॉपुलेशन वाइज सेकंड सर। सेकेंड, है ना। पॉपुलेशन वाइज सेकेंड एंड एरिया वाइज 7th, है ना। क्वेश्चन इज दैट इतना बड़ा देश, इसको चलाने के लिए आप लोग समझ सकते हो कितना पैसा का जरूरत हो सकता है। तो इसमें से एक बहुत बड़ा सोर्स है सर इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे आप लोग इनकम टैक्स भी पढ़ते हो और साथ में जीएसटी भी पढ़ते हो। अब इनकम टैक्स क्या है? वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स मतलब भाई जितना मैं कमाऊंगा उसके बेसिस में सरकार के घर में टैक्स जमा करूंगा, ठीक है। और वो सरकार क्या करेगा? कंट्री को डेवलप करने में काम करेगा, सिंपल बात है। जैसे ये हमारा भारत देश है। अब मैं बाकी देश के बारे में बाद में बात करूंगा। ऐसे जीएसटी कॉन्सेप्ट आज सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है। अगर सबसे पॉपुलर नेम अगर जीएसटी रिलेटेड किसी कंट्री का लिया जाए ना, तो वो फ्रांस का नाम आता है सर। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जीएसटी कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मतलब मॉडिफाई एंड पॉपुलर बनाया गया था फ्रांस में। उसके बाद धीरे धीरे जीएसटी कॉन्सेप्ट यूरोपियंस में, मतलब पूरा यूरोपियन वर्ल्ड में, एंड धीरे धीरे ईस्टर्न एशिया एंड ऑल्सो इन इंडिया, धीरे धीरे ये और पॉपुलर होने लगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सर? क्वेश्चन इज इतना जीएसटी लेके करेगा क्या? सर जीएसटी लेके क्या करेगा, उसके लिए आपको जीएसटी काउंसिल में जाना पड़ेगा। जैसे आपको दिखा सर, मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो आप कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का वेबसाइट है। मतलब हमारे देश में जो जीएसटी रिलेटेड मैटर होता है, मतलब कंट्री में जीएसटी का क्या होने वाला है, ठीक है, कितना टैक्स लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, क्यों हटा देना चाहिए, वट इसका जो हेड जो मैटर है सर, वो संभालते हैं देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री, और जिसका अभी हेड है सर निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो अब बाकी जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स में स्टेट गवर्नमेंट्स का जो भी बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं, नॉर्मली वही लोग होते हैं, ठीक है। मतलब हर स्टेट का जो फाइनेंस देखता है अलग अलग स्टेट का, वो लोग मिलके जीएसटी काउंसिल को बनाते हैं। यहाँ से आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब जीएसटी का मीटिंग है, ठीक है, जो मीटिंग हुआ है उसी का फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखा रहा हो जानते हो? बिकॉज ये लोग बैठ के देश का भविष्य तय करता है सर, कंट्री का फ्यूचर किधर जाने वाला है, ये सभी चीज डिपेंड करता है जीएसटी काउंसिल के मेंबर के हिसाब से, ठीक है। तो सर हमारे देश में क्या पहले जीएसटी नहीं होता था? नहीं सर, हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले था, बट वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो था ना सर, वो बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था वो बेसिकली वैट हुआ करता था, ठीक है।
मतलब आप लोग सुने होंगे 2016 से पहले, बिफोर 2016 मैं आपको ये जर्नी बताऊंगा कि वैट सर्विस टैक्स का जो जमाना था, ऐसे आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? प्लीज टेल मी, मुझे एक बार बताइए, वैट सर्विस टैक्स के बारे में आप लोग सुना है कि नहीं सुना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है सर। है ना? ये वैट सर्विस टैक्स का जो जमाना था, उस जमाने से हम लोग धीरे धीरे जीएसटी की तरफ कैसे बढ़ा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। आप लोग ये सभी चीज़ों का जानकारी चाहिए सर, ठीक है? बिना मतलब एक चीज़ का अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है? हर एक चीज़ जानना चाहिए। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर जाने से पहले मतलब हर एक चीज़ के अंदर के बारे में बात तो करना है, बहुत बड़ा डिटेल्स है जीएसटी, ठीक है? उसका मैं अभी आपको डिटेल्स में एक एक करके सारा बात करूंगा, जीएसटी कैलकुलेशन सीखूंगा, जीएसटी के प्रोविजंस बताऊंगा, ठीक है? जीएसटी इंट्रोडक्शंस के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ मैं आपको एक बार बताता हूँ, चलो। और फिर मैं आपको कुछ स्पेशल डेटा शेयर करूंगा कि जीएसटी बेसिकली कंट्री को बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है, और कितना जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर कर रहा है, इसका भी एक आइडिया आपको मैं दूंगा, ठीक है? तो सर इससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि कंट्री कैसे इनकम करते हैं, मतलब कंट्री के लिए रेवेन्यू सोर्स तो है ना सर, ठीक है? गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन है सर, ठीक है? गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी कंट्री, उसका जो मनी पाइपलाइन होता है उसमें एक जीएसटी एक बहुत बहुत बड़ा सोर्स होता है सर। तो इतना तो जान लो कि जीएसटी क्या है। सर जीएसटी कंट्री का मनी पाइपलाइन है, मतलब कंट्री को क्या कलेक्शन होगा, ठीक है? उसमें से जीएसटी एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी रखता है। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो हियर, इनकम टैक्स इज ऑल्सो देयर, सेंट्रल एक्साइज, ठीक है? एक्साइज अभी वो भी धीरे धीरे जीएसटी में चला जा रहा है, बट कुछ कुछ एक्साइज अभी भी है, ये थोड़ा पुराना डेटा है 2019-20 का, ठीक है? मार्केट लोन से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का पैसा आता है, मतलब गवर्नमेंट लोन लेता है, ठीक है? और ये सब गवर्नमेंट का इनकम है सर, ठीक है? इनकम है, मतलब बेसिकली आप ऐसे बोलो कि कलेक्शन है, ठीक है? सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ठीक है? डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है? 2 ट्रिलियन के आसपास डिविडेंड एंड प्रॉफिट गवर्नमेंट भी कमाते हैं, ठीक? जिस तरह से एक इंडिविजुअल का पर्सनल फाइनेंस चलता है ना, उसी तरह से ये गवर्नमेंट का फाइनेंस है। आप लोग बात समझ रहे हो सर? गवर्नमेंट का फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट कहाँ से पैसा जुगाड़ करता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अगर आप लोग सब्जेक्ट का मतलब बेस नहीं समझ पाओगे तो फिर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट कैसे बनोगे, है ना? जो लोग सी एस कर रहे हैं, ठीक है, या सीएमए का पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में बीकॉम भी कर रहे हैं, उनको तो जानना ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, आगे जाके आप सिर्फ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स भी बन सकते हो आगे चल के, मतलब ज़्यादा नहीं, अगर आप सिर्फ जो जीएसटी का क्लास हम लोग एवरी वीक करेंगे ना सर, अगर आप यही पढ़ाई को करते रहो और बाद में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है, ठीक है, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बन सकते हो। दिखा दूं क्या आपको? देखो सर, जैसे आप लोगों को मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ, है ना? मैं आप लोगों को सी ए में तो आप लोग पढ़ते ही हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, ये भी आप बन सकते हो। इसका एग्जाम होता है और आप जीएसटी ये प्रैक्टिशनर्स का लाइसेंस लेके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम देके आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाना, ठीक है? ये बेसिकली, ये देखो सर, ये इसका गवर्नमेंट साइट जो है सीबीआईसी के साइट में आता है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है? आपको ये चीज़ पहले भी बताया बहुत बार, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, सी इट है। अगर आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बनना है, मतलब जो लोग नॉर्मली बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या सिर्फ रिटायरमेंट होने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जस्ट बीकॉम क्रैक किया है, या फिर सी ए में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? ये देखो सर, यहाँ पर बताएं कि कौन कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए गवर्नमेंट का सबसे प्रेफरेबल है, ठीक है? हैज पास्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस, यू कैन सी इट हियर। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। दिखाई दे रहा है सर? हेलो? जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए गवर्नमेंट का सबसे पसंद वाला कैंडिडेट्स कौन है? तो आप अलग से जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का एग्जाम देंगे, और साथ में जो लोग सिर्फ कॉमर्स का पढ़ाई किया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। क्यों पहले दिन ही बता दे रहा हूँ जानते हो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ जीएसटी से ही एक इंसान अपना करियर बना सकता है। ओनली जीएसटी है ना आज के डेट में अपना करियर को बनाने के लिए, ठीक है? मतलब इसीलिए मतलब पहले से ही आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको सी ए में है तो फिर आप तो बहुत मतलब बहुत दूर तक आप जा सकते हो सर, उसका कोई ठिकाना नहीं है।
बट मैं आपको इसीलिए पहले ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के लिए ये देखो सर, he has passed a graduate or postgraduate degree or its equivalent examination degree in commerce. हेलो सर, दिखाई दे रहा है हाँ या ना? Yes, sir. डिग्री इन कॉमर्स, डिग्री इन लॉ, डिग्री इन बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एमबीए, और बिजनेस मैनेजमेंट सेम थिंग, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए का दो कॉन्सेप्ट है ना, एमबीए मतलब बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम थिंग ऑलमोस्ट। एनी इंडियन यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ के आते हो, तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, बैंकिंग स्ट्रीम से हो, या फिर मैनेजमेंट स्ट्रीम से हो, या साथ में सबसे पॉपुलर एंड सबसे चाहिदा सरकार का और सबसे ज्यादा काम यही लोग करते हैं, ठीक है, और लॉयर्स, ठीक है, लॉ यहाँ पर पहले ही बोला, और साथ में जो लोग रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं ये लोग, ठीक है, तो ये लोग भी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का काम करते हैं, और ये गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये लोग आए और अपना एक्सपीरियंस सरकारी लेवल में शेयर करें और सोसाइटी को आगे बढ़ाएं, देश का जीएसटी कलेक्शन बढ़ाए, ठीक है, बिकॉज कलेक्शन बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, ठीक है, कैसे? चलो मैं आपको कलेक्शन दिखाता हूँ। सर ये देखिए, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैं आप सब मेन पॉइंट में मैं आ जाऊंगा सर, अभी 2 मिनट में आपको पूरा का पूरा इतिहास भूगोल सब बता दूंगा कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स क्या है, भारत में जीएसटी का जेनेसिस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, भारत में जीएसटी का जरूरत क्या था, वैट सर्विस टैक्स वगैरह में क्या प्रॉब्लम था, जीएसटी आने से पहले भारत में और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था, जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब एज पर इंस्टीट्यूट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, संविधान के अनुसार जीएसटी में क्या बोला गया, ठीक है, ये सभी बातें करना है सर इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स में, है ना, मतलब बेसिक मतलब कोई ऐसा नहीं, बहुत लोग ना सोचता है बेसिक, अरे बेसिक मतलब क्या, बेसिक मतलब बहुत कुछ, बेसिक को जो नजरअंदाज करे वो मूर्ख है सर, किसी भी चीज में बेसिक, बहुत लोग सोचते हैं नहीं मुझे सब आता है, बेसिक पता है मेरे को है, लेकिन मैं हर फील्ड में देखता हूँ, जब स्टॉक मार्केट क्लास लेता हूँ, नहीं सर वो तो मैं थोड़ा बहुत बाई सेल करता हूँ, आई नो बेसिक्स, बट प्रॉब्लम वहीं पर है, जिनका बेसिक गड़बड़ उनका सारा चीज गड़बड़, सो बेसिक को ठीक रखो, सारा मैटर आगे आगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स भी है, मतलब सारा बड़ा नोट्स का एक शॉर्ट नोट्स भी है, ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा, ठीक है, इसमें पूरा जीएसटी का ऑब्जेक्टिव्स वगैरह एवरीथिंग मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है, और यहाँ पर पूरा ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में विद क्वेश्चंस आंसर, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, विद प्रेजेंटेशन सब कुछ मैं यहाँ पर लेके रखा, आप लोगों को बस क्या करना है, मुझे पढ़ाना है, उसके बाद आपको घर में उसको रिवाइज करना है, ये जीएसटी का जर्नी, और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेगा, इसको आप घर पे बैठे बैठे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं भी क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है, इतना अगर अच्छे से करोगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है, ये देखो सर ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हो तो आपका मतलब हर तरह का बड़ा क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन के साथ आप कनेक्ट हो जाओ, ठीक है सर, ये सब तो धीरे धीरे बात हो जाएगा सर, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको जो बात कर रहा था कि जीएसटी से गवर्नमेंट को किस तरह से फायदा हो रहा है, ये मैं लेटेस्ट जो है जीएसटी काउंसिल के साइट से ही अभी अभी डाउनलोड किया आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग भी चाहो तो एवरी मंथ आप वो भी डाउनलोड करके आप लोग भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ऑल टाइम हाई ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन मार्च 2022, सर ये मई जून चल रहा है, लेटेस्ट जो मुझे मिला वो मार्च 2022 का मिला, ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंटली अप्रैल का भी मोस्ट प्रोबेबली आ गया सर जीएसटी कलेक्शन का, अप्रैल का भी मोस्ट प्रोबेबली आ गया जीएसटी कलेक्शन, लोग ये सब खबर रखोगे ना आपको हमेशा दिखेगा सर, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जम 51% ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, अप्रैल में जून मतलब लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, अप्रैल में जून में जीएसटी कलेक्शन और बढ़ गया है। अच्छा मुझे एक चीज बता सकते हो सर, जीएसटी कलेक्शन बढ़ना किस चीज को दर्शाता है, मतलब जीएसटी कलेक्शन अगर कंट्री में बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो इसमें क्या समझ आता है, प्लीज टेल मी, कोई तो बताए मुझे, जब किसी कंट्री में जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है इसका क्या मतलब होता है, मतलब बिजनेस अच्छा हो रहा है, हेलो, बिजनेस अच्छा होगा तभी ना जीएसटी बढ़ेगा, प्लीज टेल मी, मतलब ये वन ऑफ द पैरामीटर तो है ना,
संपत, स्नेहेश, प्रियाक्षी, नील, जस्ट रेस्पॉन्स कीजिएगा सर अगर आप लोग कनेक्टेड हो तो। हेलो। यस सर। है ना। सर ओके सर। तो जीएसटी कलेक्शंस बढ़ना देश के लिए हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग्स आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला डेटा से आपको मैं बता देता हूँ कि देखो सर, भारत ने मार्च महीने में 1,42,000 मतलब 1,42,000 था, 95 करोड़ क्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया था। ठीक है, अब ये कलेक्शंस किस तरह से बढ़ रहा है इसका भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल के साइट में जाके, कि किस तरह से ट्रेंडिंग जीएसटी कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कैसा था, जो येलो लाइन बता रहा है, और ब्लू लाइन 2021-22 में। मतलब देखो सर, 2021 में कोरोना के कारण ज़्यादा बिजनेस बंद था। ठीक है, तो कलेक्शंस भी उतना अच्छा नहीं हो पाया था, है ना। देखो सेम पीरियड में अप्रैल के 2022 पीरियड में देखो पूरा आसमान जमीन फर्क आ गया है ना। तो कंट्री में जब बिजनेस किसी कारण से बंद हो जाता है, कभी भी कोई, बहुत लोग ना बोलते हैं जानबूझ के गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए बंद कर दिया। अरे गवर्नमेंट कभी भी ऐसा बोका वोका काम नहीं करेगा। जब इंसान को मरते देखेगा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हमेशा रेस्ट्रिक्शन तो लगाएगा, लेकिन इससे गवर्नमेंट का भी बहुत लॉस है सर। ठीक है, बहुत लोग तर्क देता है। हाँ, राजनीति में बहुत लोग ऐसे बताता है कि कोरोना के कारण गवर्नमेंट क्यों बंद कर दिया। अरे भाई, बंद ना करता तो क्या करता। गवर्नमेंट कोई पागल थोड़ी है। हाँ, वो जानबूझ के अपना कलेक्शंस भी बंद कर देगा। अरे भाई, कलेक्शन बंद मतलब कंट्री चलाने में उनका पैसा कम हो जाएगा, है ना। उन लोगों को भी तो सैलरी मिलता है, एमपी एमएलए लोगों को, उनका भी दिक्कत हो जाएगा। हर जगह में दिक्कत, सैलरी नहीं दे पाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ठीक है, सो पॉइंट इज, कभी भी ऐसा नहीं, गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि बंद हो। ठीक है, बंद मतलब हमेशा सब कुछ बंद हो जाना, ये बंद का राजनीति भी अच्छा नहीं होता सर। बंद मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक। ओके ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखें सर कि किस तरह से लास्ट 2020-21 के साथ 2021-22 के जीएसटी कलेक्शन में चेंजेस हुआ है। आपको ये सब चीज़ आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हो। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आप लोगों को भी आप शेयर कर लूंगा सर। ठीक है, अच्छा, स्टेट वाइज ग्रोथ ऑफ जीएसटी। ठीक है, 2022 में किस तरह से हर स्टेट वाइज जीएसटी का ग्रोथ हो रहा है उसका भी नजर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, कि जैसे जम्मू कश्मीर में 5% ग्रोथ हुआ है, हिमाचल में ग्रोथ सिमिलर पैरामीटर में रहा है, पंजाब में 15% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ में 11%, उत्तराखंड में नेगेटिव ग्रोथ रहा है, हरियाणा में 17% पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। ठीक है, इस तरह से दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, किसी किसी स्टेट में नेगेटिव ग्रोथ, किसी किसी के स्टेट में पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह से 72% ग्रोथ रहा है लद्दाख में, तो ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, 72% ग्रोथ रहा है लद्दाख में। तो ये सब चीज आपको क्या बताता है सर, स्टेट वाइज जीएसटी मतलब बिजनेस का ग्रोथ, ये हर चीज दर्शाता है सर। मतलब ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ पैरामीटर्स है। ये एक डेटा है सर, 1920 का एक डेटा है जिसमें स्टेट वाइज जीएसटी कलेक्शन, मतलब भारत में कौन से स्टेट से कितना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होता है। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होता है सर ये जो वायलेट लाइन एरिया है। देखो सर, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का 3 बड़ा बड़ा बिजनेस हब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, ये जो वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये भारत में आज के डेट में सबसे बेहतरीन बिजनेस लेवल में है सर। ठीक है, कंपेयर टू एनी अदर पार्ट। ठीक है, सेकंड में एवरेज लेवल में कौन है सर, जो एवरेज हालत में है, एवरेज में आप ले सकते हो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा ये एवरेज में है। अच्छा, एवरेज से थोड़ा सा हाई, एवरेज से थोड़ा सा हाई बिजनेस में कौन है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड आपका दिल्ली एरिया। ठीक है, दिल्ली एरिया, दिल्ली हरियाणा एरिया जो है वो बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। फिर और बाकी जो पिछड़ा हुआ में है थोड़ा सा, मतलब लोएस्ट कलेक्शन एरिया में है, उसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और नॉर्मल स्टेट के अंदर बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ का कुछ अपना जियोग्राफिकल इश्यूज भी है। सब कुछ मिला जुला के ये देश है सर हमारा। ठीक है, जहाँ जहाँ जीएसटी कलेक्शन ज्यादा है, जहाँ जहाँ एवरेज से हाई है, जहाँ एवरेज है और जहाँ एवरेज से भी लो है। ठीक है, अब सर ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्यों किसी जगह में कम, किसी जगह में ज्यादा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी, ठीक है, जो कि क्या है, किस लिए आया है, और जीएसटी आने के बाद देश में किस तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और बढ़ रहा है, और जीएसटी से कारण डेवलपमेंट किस तरह से डे बाय डे मतलब ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज आपको मैं बताऊंगा। तो देखो सर, क्या क्या समझाना है सर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर इट्स लेवी। ठीक है,
टैक्स क्या है और क्यों लगाया जाता है, इंट्रो क्लास है तो मुझे तो बताना पड़ेगा सर। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी कस्टम्स वगैरह क्या है और इनमें क्या फर्क होता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कितना डिफरेंस है और क्यों डिफरेंसेस है ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बेसिक फीचर्स ऑफ indirect taxes and the principal indirect taxes in India, explain the concept of GST and the need for GST in India, ठीक है, discuss the framework of GST as introduced in India and understand the various benefits to be accrued, various benefits to be accrued from implementation of GST, मतलब GST आने के बाद क्या क्या बेनिफिट। ओके ओके ना बोलो। Explain the constitutional provisions, explain the constitutional provisions pertaining to levy of various taxes, ठीक है, कि वेरियस टैक्सेस मतलब इम्प्लीमेंटेशन के कारण क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आया है, मतलब संविधान ने जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या बोला है, ठीक है, या इंडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में क्या बोला है। अप्रोप्रिएट अप्रिशिएट दी नीड, मतलब नीड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जीएसटी के बारे में क्या नीड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। 2016 में एक्चुअली जीएसटी के बारे में सारा डिसीजन हुआ है सर, उससे पहले जीएसटी नहीं होता था, वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, भरा मतलब बहुत सारा अलग अलग टैक्सेस हुआ करता था, वो सारा टैक्सेस को हटा के जीएसटी लाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ढेर सारा अलग अलग टैक्सेस को साइड में करके, ठीक है, ढेर सारे अलग अलग टैक्सेस को साइड में करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं आपको वो एक बार दिखाता हूँ, एक मिनट आप देख लो, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, मतलब जीएसटी से पहले क्या था इसका एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि पहले जीएसटी जब नहीं था, मतलब आजकल बहुत जीएसटी जीएसटी चिल्ला हल्ला हम लोग करते हैं, बट जब जीएसटी नहीं था तब क्या था सर हमारे देश में, तब भी क्या इंडायरेक्ट टैक्सेस नहीं था सर, इंडायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं होगा, इंडायरेक्ट टैक्सेस तब भी था, है ना, लेकिन इंडायरेक्ट टैक्सेस का थोड़ा सा मतलब जो ढांचा था, मतलब इंडायरेक्ट टैक्सेस का जो अलग अलग होता था, वो अलग अलग टैक्सेस को एक करके एक टैक्स बनाया गया। आप लोग अगर जीएसटी का एडवर्टाइजमेंट देखते थे पहले पहले तो एक बात होता था, वन नेशन वन टैक्स, देखा कभी, अरे हाँ वन सर। नेशन है ना, वन नेशन वन टैक्स, तो क्यों ये स्लोगन क्यों मारता था, ये स्लोगन क्यों टीवी में दिखाई देता था कि वन नेशन वन टैक्स, हाँ मतलब क्या एक ही देश में एक ही टैक्स होना चाहिए, मतलब एक्चुअली ना बहुत सारा अलग अलग टैक्स हुआ करता था और जो एक देश के मैनेजमेंट के लिए, टैक्स सिस्टम के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करता था। मुश्किल क्यों सर, डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा तो डिफरेंट मैनेजमेंट होगा, और एक मैनेजमेंट के साथ दूसरे मैनेजमेंट का अगर प्रॉपरली लिंकअप करना मुश्किल है, ऐसे ही सरकारी लेवल में देश में बहुत मुश्किल होता है सर। इंडिया में স্যার हमारे আগে देश তো ওই ভ্যাট এক্সাইজ ডিউটি এগুলো সব ছিল না স্যার আগে, ওই তো हाँ বেশি बोल, থাকতো। ওই যে हाँ স্যার আগে वही, তো ভ্যাট ট্যাক্স এই সবগুলো নেওয়া হতো। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, ठीक है, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, बहुत सारा अलग अलग टैक्स हुआ करता था, ठीक है, एक मिनट में वही इमेज थोड़ा ढूंढ रहा हूँ। রিটার্ন ফাইলিং হতো মানে স্যার জিএসটি যেমন স্যার এই আইটিসি ক্লেম হতো ওগুলো রিটার্ন করা যেত তখন। नहीं सर, आईटीसी का मुश्किल, आईटीसी वैट का होता था, ठीक है, सिर्फ वैट का ही आईटीसी हुआ करता था प्रॉपर वे में, बाकी किसी के साथ किसी का आईटीसी मुश्किल होता था। जैसे मानो कि मतलब स्टेट टू स्टेट के अंदर वैट लगता था और स्टेट से जब बाहर जाता था तो सीएसटी लगता था, ठीक है, मतलब जैसे आप लोग अगर जानते हो नॉर्मली जो लोग पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी लिए हैं वैट रिलेटेड, अगर सेम स्टेट के अंदर गुड्स का ट्रांजैक्शन होता था, से फॉर एग्जांपल कोलकाता टू खड़गपुर, ठीक है, कोलकाता टू दुर्गापुर, इसमें वैट लगता था 2016 से पहले, ठीक है, बिफोर 2016 मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बिफोर 2016 जब वैट हुआ करता था तो तब क्या कॉन्सेप्ट था कि वैट स्टेट के अंदर होगा तो वैट, लेकिन जब भी आप कोलकाता से रांची भेजोगे तो ये इंटर स्टेट हो जाएगा, तो इसमें सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब मुश्किल ही हो जाता था वैट के साथ सीएसटी का जो आईटीसी का जो कनेक्शन है ना सर, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था, मतलब ये इसका कोई प्रॉपरली होता नहीं था, मतलब सीएसटी का कोई क्रेडिट वैट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, ये मुश्किल था। जैसे आज के डेट में जीएसटी में ये सब चीज बहुत इजी हो गया, बट ये मैकेनिज्म नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि दैट मतलब जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने से पहले
जो वैट सिस्टम वगैरह हुआ करता था उसमें प्रॉब्लम क्या था और इस प्रॉब्लम को कैसे जीएसटी ने दूर किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बिकॉज किसी भी मैटर का जो प्री हिस्ट्री है, मतलब ये इतिहास जरूर है बट इसके पीछे का राज आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये देखो सर, में हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से सिर्फ 2 ही टैक्स आ गया, एक जीएसटी और दूसरे कस्टम्स। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स के नाम पे एक ही रह गया, इनकम टैक्स। मेजर यही है। ठीक है, मेजर बात यही है, बाकी ज्यादा और कोई टैक्सेस सिस्टम नहीं रहा। ठीक है, टैक्स सिस्टम को जितना हो सकता है गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करने का कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश में सरकार लगा हुआ है कि टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए। अब सिंप्लीफाई पहले से तो हुआ है पर धीरे धीरे और सिंप्लीफाइड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा सर। मैं आपको बस वो एक ग्राफ है सर प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन थोड़ा ढूंढ रहा हूँ कि कौन से चीज चेंज होके जीएसटी ला गया है, इसमें है सर कहीं पर मिल गया। ये देखो सर कितना सारा अलग अलग टैक्स हुआ करता था, देखो आप एक बार, इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा। इतना सारा चीज चेंज होके जीएसटी आया है। टेकिंग द अबव प्रिंसिपल्स इनटू अकाउंट फॉलोइंग टैक्सेस आर सबसम्ड इन जीएसटी। इतना सारा टैक्सेस सबसम्ड हो गया, मतलब जीएसटी के अंदर मिला दिया गया। ठीक है, जिसमें सेंट्रल टैक्सेस भी हैं और जिसमें स्टेट टैक्सेस भी हैं। अब सेंट्रल टैक्सेस में देखो आप, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, मतलब सेंट्रल एक्साइज एंड एडिशनल एक्साइज। एक्साइज कब लगता था, आपके मन में सवाल है सर एक्साइज कब लगता था, तो मुझे बता सकते हैं एक्साइज क्या होता है? एनी आइडिया सर, एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज लगता है। थैंक यू नवनीत। एक्साइज ड्यूटी लगा जाता था मैन्युफैक्चरिंग पे। आज भी किसी किसी एरिया में मैन्युफैक्चरिंग पे अभी भी कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरी एबोलिश नहीं हुआ है, बट इसको जीएसटी के अंदर लाया जा रहा है सर। तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। ठीक है, तो वो भी पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, मतलब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर अपने फैक्ट्री से निकलेगा, गवर्नमेंट के घर में एक्साइज ड्यूटी देगा। ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है सर। ठीक है, ड्यूटी इज मीन्स टैक्स। ठीक है, तो ड्यूटी वर्ड टैक्स के साथ ही जोड़ा जाता है। ड्यूटी मतलब आपका कर्तव्य है, चुपचाप दे दो। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, फिर सर्विस टैक्स तो आप लोग भी दिए हो बहुत सारा, है ना। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, अलग से वैट देते थे 14% का, और सर्विस टैक्स देते थे 22% का, इस तरह का, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था सर, सर्विस टैक्सेस अलग से लिया जाता था। ठीक है, अच्छा, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंदर अलग होता था। काउंटर बिलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर बिलिंग ड्यूटी, ठीक है, कस्टम्स के अंदर आता था काउंटर बिलिंग ड्यूटी वगैरह। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक अलग से होता था। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या, इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाएगा तो उसमें सीएसटी चार्ज करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका टैक्स को कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसका प्रॉपर रेमिटेंस, मतलब सेंट्रल कलेक्ट करता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कब मिलेगा, इसका हिसाब कैसे रखा जाएगा, इसका कोई प्रॉपर सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं हुआ करता था। सेंट्रल परचेज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, इसका भी अलग से होता था। स्टेट लेवल में स्टेट सरचार्ज एंड सेस, स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना सरचार्ज है, सेस है, सेस का मतलब भी एक्स्ट्रा टैक्स होता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था। ठीक है, जो लोकल बॉडी से लगाता था। टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैमलिंग, है ना। एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ परचेज टैक्स, वैट सेल टैक्स। ठीक है, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वैट सेल टैक्स हटा गया। लग्जरी टैक्सेस अलग से होता था, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट अलग से लगता था। लेकिन आजकल इतना सारा देखने को मिलता है क्या? हेलो, क्या आजकल आपको इतना सारा टैक्स देखने को मिलता है? ना नहीं ना। ठीक है, अब सर इतना सारा टैक्स होने का सबसे बड़ा मुश्किल क्या है जानते हो? सबसे बड़ा मुश्किल है जितना सारा अलग अलग टैक्सेस, इतना ज्यादा डिपार्टमेंट, और जितना ज्यादा डिपार्टमेंट उतना ज्यादा लिंक अप का प्रॉब्लम। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टिविटी बना के रखेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और ऊपर से इंडिया का लोग है सर, भारत का सरकारी दफ्तर। अब समझ सकते हो आप, किसी का बैकग्राउंड नॉइज है, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? बोलो सर। অ্যালকোহলিক লিকারের উপর তো এখনো জিএসটি নেই। यस सर, अल्कोहलिक लिकर, टर्बाइन फ्यूल, कुछ अभी भी एक्सेप्शंस है। ठीक है, उसको भी लाने के लिए बातचीत हुआ है, लेकिन स्टेट वगैरह अभी भी मानने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है,
अल्कोहलिक लिकर पे, फिर आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल पे, है ना, उसमें भी अभी भी जीएसटी नहीं आया, क्योंकि उसमें स्टेट अभी भी अलग से टैक्स लगाता है। ठीक है, उसमें अभी भी स्टेट अलग से टैक्स लगाता है। ये देखो विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी, ये देखो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, पावर टू टैक्स रिमेन्स विद इन स्टेट, मतलब ये जो टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। इससे स्टेट गवर्नमेंट अच्छा खासा इनकम करता है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट लाइक वेस्ट बंगाल, स्टेट गवर्नमेंट लाइक दिल्ली, मतलब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बट सेम फंक्शन करता है। ठीक है, दिल्ली बंगाल जैसे स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इससे कमाते हैं, मतलब इनका अलग से कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। गुजरात नहीं कमाता, बिकॉज गुजरात इज ए ड्राई स्टेट। ठीक है, मतलब गुजरात में अल्कोहल बेचना लीगल नहीं है सर। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग कहानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो सर, अगर कोई स्टेट अल्कोहल बेचना बंद करता है, इसका पीछे रीजन ये होता है कि वो स्टेट को थोड़ा सा सोशली डेवलप करना चाहता है, और जहाँ पर अल्कोहल बेचने में ना नहीं है, इसका मतलब वो सोशली जितना भी गिरे उतना अच्छा। ठीक है, अब ये सर एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो तो फिर दारू बेच के कमाने का क्या जरूरत है, बट व्हेन यू डोंट हैव अ प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम तो आपको दारू ही बेचना है। ठीक है, अब एक 100 टका का दारू बेच के कोरोना पीरियड में, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक 100 रुपीज का अल्कोहल बेच के कोरोना पीरियड में दिल्ली गवर्नमेंट 670 रुपीज इनकम कर रहा था एक्स्ट्रा, मतलब सिर्फ टैक्स। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 65 रुपीज इनकम कर रहा था। पता है आप लोगों को, कोरोना में जब सबसे पहले दुकान ओपन हुआ, सबसे पहले खाने का दुकान नहीं, अल्कोहल का दुकान ओपन हुआ, खबर है ना आप लोगों को, 2020 স্যার 21 ওটা দিয়ে ওটা দিয়ে তো স্যার ইকোনমি ঠিক হয়েছিল। হ্যাঁ, অ্যালকোহলিক লিকারের ওপর তো প্রচুর ট্যাক্স হয় স্টেটে। एग्जैक्टली सर। अब ये स्टेट क्यों छोड़ेगा, बिकॉज स्टेट अपना टैक्स लगाता है। ठीक है, मतलब जो लोग नशाड़ी है गंजाड़ी है उनको और इनकरेज करता है। ठीक है, और सरकार के पास टैक्स पहुंचते हैं। मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप मेरा बात नहीं समझे, कि सर एक स्टेट को या एक कंट्री को तभी ये सब चीज, ये सब सीन प्रोडक्ट है, सीन समझते हो, पाप। ठीक है, दीज आर सीन प्रोडक्ट्स, पाप प्रोडक्ट्स सर, सीन गुड्स भी कहा जाता है, सिगरेट वगैरह। जैसे न्यूजीलैंड जैसे कंट्री सिगरेट बैन कर दिया टोटल में, पता है आप लोगों को। अभी न्यूजीलैंड में जो लोग न्यू पीढ़ी जन्मेगा ना, इनको सिगरेट क्या चीज है पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज इनके पास इनकम का दूसरा वे है। तो सिगरेट बेच के उसमें टैक्स लगा के इनकम करने का जरूरत नहीं है। अब भारत का प्रॉब्लम अलग है सर। ठीक है, भारत का प्रॉब्लम अलग है। एक तो पॉपुलेशन का प्रेशर, ठीक है, इतना सारा लोगों का सिक्योरिटी देना, वोट बैंक का राजनीति करना, ठीक है, लोगों को फ्री में पैसा बांटना, अलग अलग चलता रहता है। ठीक है, ऊपर से देश अभी भी मूर्ख है, सही चीज समझ में नहीं आता, उल्टा सीधा चीज ज्यादा समझ में आता है लोगों को। मतलब यहाँ पर ना सीधा उंगली से काम नहीं होता, उंगली उंगली मतलब उंगली उल्टा करके काम होता है। अब क्या बताऊं मैं आपको, जो भी हो, तो क्यों सरकार टैक्स लगा के रखता है इसका भी मैं आपको रीजन बताया। ठीक है, बाकी आप लोग समझ सकते हो, रीजन समझ में आ रहा है ना सर, सोशल कारण है। ठीक है, सोशल कारण है। सोशल कारण मतलब सरकार के पास कोई दूसरा उपाय है नहीं जिसके पास वो अल्कोहल में जीएसटी नहीं छोड़ेगा सर। अच्छा, पेट्रोल डीजल भी सेम कॉज में है सर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसका भी सेम कारण है सर। इसमें भी गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स को क्या कर सकता है, इसमें भी इसको भी जीएसटी पर्व में ला सकता है। बट देखो क्या बोला, जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट फ्रॉम व्हिच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था, 2020 में ही, सॉरी 2021 में, 2021 या 22 में मोस्ट प्रोबेबली, इसी ईयर के स्टार्टिंग में या 21 के एंड पे। স্যার 4-5 মাস আগে হয়েছিল। हाँ सर, लेकिन मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? स्टेट इज नॉट रेडी। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है, स्टेट भी रेडी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है बट स्टेट का कुछ रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, बिकॉज पेट्रोल डीजल पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है ना सर, देखो सर, एक राजनीति देखो आप लोगों में, मतलब क्या बताऊं आपको, दो चीजें यहाँ पर, एक पेट्रोल प्राइस का ब्रेकडाउन दिखाऊंगा और एक पेट्रोल कॉस्ट वर्ल्ड वाइड, दो डेटा आपको मैं शेयर करूंगा, अब देखना ध्यान से। ठीक है, ये सब चीजें मैं नॉर्मली फाउंडेशन लेवल क्लास में दिखाता हूँ,
ठीक है, उन लोगों को बिजनेस में मैटर पे बात करता हूँ, बट यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, जरूरी है। आप देख सकते हैं सर, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक पेट्रोल का प्राइस में किस तरह से सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना अपना टैक्स लगाते हैं। देखो सर, सर 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है, या क्रूड ऑयल जब दुबई वगैरह से लाया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली दाम पड़ता है उसका 26-30, ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, 1 दिसंबर 2020 का है। आज जून जून 2022 है, बट कोई बात नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कि अभी 26 की जगह ये 36 हो गया है, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा है, वार आया है, जो भी हो, तभी उस टाइम पे दाम चल रहा था 82, ठीक है, अभी दाम चलता है 100 पार। आज कितना है सर पेट्रोल का दाम? 106। 106, ठीक है, 100 ठीक है। अब देखो सर, इसमें आप जीएसटी का कॉन्सेप्ट देखो और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज का कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। देखो सर, इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल इंक्लूडिंग ओशन फ्रेट, रिफाइनिंग एंड ओएमसी मार्जिन, ठीक है, ये सब मिला के जो भी खर्चा है, ये मानो कि दुबई से तेल लाया जा रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट से तेल लाया जा रहा है। तेल कहाँ मिलता है? हाँ, ऑयल मेकिंग कंपनीज क्या है, मतलब जहाँ पर माइंस मिला है। हाँ, एक ज़माना था ये सब रेगिस्तान हुआ करता था, बट जब से ये खोज मिला है, पूरा देश इसी को लेके मारपीट, यही मेन जगह है जहाँ से आपको मैक्सिमम तेल का सारा चीज़ें मिलता है, ठीक है, ये तेल का कुआं का एरिया है, ठीक है। अब इसको लेके मार्केट, अब यहाँ से तेल लाओगे तो तेल का मिनिमम जो कॉस्टिंग पड़ता है वो कॉस्टिंग 30, 36, 26 डिपेंडिंग ऑन द टाइम टू टाइम, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक खेल देखो, इसमें डोमेस्टिक फ्रेट पड़ जाता है 1 लीटर के पीछे 37 पैसा, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाता है 32 रुपीज़ का, ठीक है। अब 26 का चीज़ 32 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया। पेट्रोल पंप डीलर को कमीशन दिया जाता है 1 लीटर पेट्रोल बेच के 3 टका 65 पैसा, ठीक है, उनको भी तो देना पड़ेगा भाई। स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाता है 30%, तो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया 19 रुपीज। फिर जाके 1 लीटर पेट्रोल का दाम यहाँ हुआ था 82 रुपीज। सेम चीज इसका दाम बढ़ जाएगा, ये 26 की जगह अगर 40 हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो ये 82 से 106 कैसे हुआ। आप समझ रहे हो, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट किया ना सर, 9 टका 8 टका ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा खबर हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज कट किया है रिसेंटली, 7.65 रुपीज। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब 32 से उसको 7.65 किया, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दाम कम हुआ, मतलब ये जो भी इधर से कम होगा उसी के हिसाब से कम हो जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी बोला है कि हम कम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अपना हिस्सेदारी कम कीजिए। अब कोई स्टेट किया है, कोई स्टेट नहीं किया है, इसको लेके भी राजनीति, ठीक है। अब देखो सर, राजनीति अपने अपने जगह में है, मैं इसको लेके क्या बोलूँ, ठीक है, बट पब्लिक को जानना चाहिए सही और गलत क्या है, ठीक है, और एक्चुअल रीजन क्या है। देखो सर, आप अगर ज्ञानी बनोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन क्या खेल खेल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सर खेल नहीं खेलेगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, उसको इतना बड़ा देश चलाना होता है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई कोई स्टेट ऐसे होते हैं, देखना सर, वो हर चीज़ जब भी उसको प्रॉब्लम होता है ना, अपने स्टेट को संभाल नहीं पाते, आप देखना कई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे चाहे वो साउथ का स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, दिल्ली हो, वो देखना वो उंगली किधर करता है, जब भी अपने देश में स्टेट में प्रॉब्लम होता है उंगली कर देगा सेंट्रल की तरफ, है ना, বড় হচ্ছে তার উপরে সবকিছু দোষ পড়ে। ठीक है। हाँ, वो जब जब खुद मैनेज नहीं कर पाएगा, अच्छा जब होगा तब कभी भी सेंट्रल का ये नहीं करेगा, जब किसी चीज में अच्छा होगा तब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को तारीफ नहीं करेगा, लेकिन जब भी कुछ बुराई होगा सबसे पहले सेंट्रल की तरफ उंगली करना है। ये स्टेट का, किसी किसी स्टेट का एक मानसिकता हो गया। जैसे आप आजकल देखोगे महाराष्ट्र में चल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, अपना दीदी तो सर द ग्रेट दीदी, अब क्या बताऊं मैं, है ना, ऐसा दीदी हर स्टेट को मिल जाए, देश का उन्नति हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि उंगली करने से अच्छा है कि भाई अपने स्टेट को डेवलप करो। हाँ, बाद बाद में मोदी मोदी, हाँ, अरे भाई मोदी अपना देश चलाता है, तुम अपना स्टेट चलाओ, हाँ, तुम अपना स्टेट चलाओ, जो भी हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट इज व्हाट। तो इस तरह से पेट्रोल डीजल का प्राइस कंट्रोल होता है सर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर भी एक खेल है, अब आपको मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये वैट अभी भी वैट है, अभी भी इसको जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया। अब आप बोलोगे सर ये अगर स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है कि सेंट्रल पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रहा है, लेकिन पेट्रोल के दाम पे
सेंट्रल का भी जितना हिस्सेदारी है उसी तरह से स्टेट का भी हिस्सेदारी है। अब स्टेट भी चाहे तो पेट्रोल दाम कम कर सकता है, लेकिन लोग मूर्ख हैं, ठीक है, आम आदमी मूर्ख है, इलिटरेट है। इनको किसी भी तरह से समझा दो कि पेट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, पेट्रोल गैस जो भी है। अरे भाई पेट्रोल गैस वगैरह में पब्लिक का भी, स्टेट का भी बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक खेल है सर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ज्यादा कट करेगा, टैक्स नहीं लेगा, मुश्किल क्या है, या स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम बात, नॉट जस्ट सेंट्रल, स्टेट ऑल्सो। सेंट्रल या स्टेट अगर टैक्स चार्ज नहीं करेगा तो मुश्किल क्या है, आपको मैं मुश्किल दिखाता हूँ सर। देखो पब्लिक के लिए तो अच्छा है पेट्रोल का दाम कम हो जाए, क्या सर, ये सर नो, पेट्रोल का दाम कम हो जाए, पब्लिक अच्छा, खुश है ना। कल अगर 106 से वापस 2020 का रेट 82 चालू हो जाए, पब्लिक से खुश और कोई नहीं रहेगा, ये सर नो। एकदम से। लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्या आप इंडिया को श्रीलंका बनाना चाहते हो? এটাই তো স্যার আসল No, কথা। sir. चलो मैं এটা आपको জেনে তো স্যার চাপে পড়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়া। ठीक है, देखो सर, अब आपको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म खुशी चाहिए कि लॉन्ग टर्म खुशी चाहिए, ये पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है सर। बिकॉज जिस कंट्री में पब्लिक नहीं समझेगा उस कंट्री का कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें एक मतलब सीरियसली उसमें गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वोट बैंक वाला गवर्नमेंट होगा तो मुश्किल है, वोट बैंक वाला गवर्नमेंट बहुत खतरनाक होता है सर, ठीक है। जो गवर्नमेंट देश के हित में काम करता है, अच्छा बुरा भला समझ के काम करता है, जैसे एक माँ बाप, बच्चा गलती करे तो मारो, थप्पड़ लगाओ, शासन करो, समझाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा है जो भी है उसके खुशी के लिए कुछ भी, अरे भाई क्या खुशी हर बात में, बच्चा गलती करे फिर भी अच्छा, बच्चा का खुशी, गलती में क्या खुशी मिलता है ना। तो देखो सर ये कंट्री वाइज 1 लीटर पेट्रोल का रेट है, देख लो सर देख लो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाउ मच डज 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट अराउंड द वर्ल्ड। मैं फिर से जीएसटी में आ जाऊंगा, लेकिन जीएसटी पेट्रोल में क्यों नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले समझाया कि स्टेट के पास एक्स्ट्रा पैसा कलेक्शन करने के लिए है। अब मैं थोड़ा सा पेट्रोल गैस कहानी में इसलिए आ गया क्योंकि कनेक्शन जुड़ा, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अभी इंट्रोडक्शन एरिया है, आपको कहानी पता होना चाहिए, ठीक है। एक सीए स्टूडेंट्स होने के नाते, एक सीएमए स्टूडेंट होने के नाते ये सब आप लोगों का जानकारी आपका हक है। सर 1 लीटर पेट्रोल सबसे महंगा बिकता है, ये डेटा कब का है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मोटा मोटी नवंबर 2021 का डेटा है, ठीक है सर। 1 लीटर पेट्रोल सबसे महंगा कहाँ बिक रहा है सर, जल्दी देखो, हांगकांग में, Hong Kong. नेदरलैंड में 171, आयरलैंड में 162, ये जर्मनी है 149, ग्रेट ब्रिटेन 147, ये क्या है, पोर्तुगाल 144, ठीक है। अच्छा ये है न्यूजीलैंड 138, मतलब रिच कंट्री जितना है सबका दाम ज़्यादा है। ये क्या है 136 में डेनमार्क, यमन 127, तेल के कुआं के सामने बैठा है फिर भी 127। अच्छा ये ईएस क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 126, हाँ, और स्पेन, हाँ ठीक है सर। अच्छा ये है जापान 109, ये क्या है इंडिया 105, देखो सर, हाँ। अच्छा ये चाइना है 94, ये ऑस्ट्रेलिया है 91, ब्रिटेन नहीं सॉरी ब्राज़ील 90, ये थाईलैंड 88, ये क्या है एनपी नेपाल 85, मैक्सिको 77, यूएस 74, अर्जेंटीना 72, पाकिस्तान देखो सर 62, दिखाई दिया, इतना भयंकर इकोन, हाँ স্যার ভেনেজুয়েলায় 2 টাকা দাম তেলের। हाँ ये बात, वहाँ पर तेल का कुआं है सर इसीलिए, ठीक है। স্যার ওখানে ইনফ্লেশন রেটও তো বেকার। भयंकर भयंकर স্যার कंट्री ওখানে है থেকে सर। বাইক চালায় না, ওখানে পেট্রোল কিছু চলে না। ठीक है, वेनेजुएला में मतलब वही तो प्रॉब्लम है, उसके पास है बोल के ना, जैसे तुम्हारे पास अगर पैसा है, तुम अगर पैसा का क्या करते हो, सपोज तुम्हारे पास बहुत, तुम्हारे पापा के पास बहुत है, तुम उसको क्या करते हो, फालतू का खर्चा करते हो ना, इसका भी हालत यही हालत है। ভেনিজুয়েলার কিছু একটা হয়েছিল না ভেনিজুয়েলাতে हाँ सर আগে उसका বছর। भी वही वही पैसा लेके मारपीट, मतलब लैक ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, अभी कुछ হয়েছিল না, भयंकर हालत है, आज भी जाओगे ना इंसान इंसान को काट के खा सकता है। पेट्रोल का इतना सस्ता पेट्रोल है फिर भी भयंकर हालत। अब मैं आपको क्या चीज समझा रहा हूँ, देखो अब वेनेजुएला से वापस आ जाओ, अब पाकिस्तान का हालत देखो, 62 रुपीज दिखा रहा है ना नवंबर में, आज पाकिस्तान का हालत देखो,
पाकिस्तान पेट्रोल प्राइस फटाफट देख लो सर कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, राजनीति का लोगों का बात सुनने से पहले, ठीक है देख लो देख लो देख लो सर कितना। সব থেকে বেশি নাকি এখন? यस सर, अब कुछ समझ में आ रहा है खेल? इवन ये 263 भी चल जा सकता है, 263 तक भी जा सकता है। डेली बढ़ रहा है डेली अब प्रॉब्लम समझो सर कि जब आप, श्रीलंका का भी सिचुएशन बहुत खतरनाक है। देखो सर देखो, ज्यादा वोट बैंक वाला राजनीति से दूर रहिए सर, लोगों को भी बताइए, नहीं तो ना भारत, ये लोगों का फिर भी पॉपुलेशन कम है, बच सकता है। श्रीलंका 2 करोड़ पॉपुलेशन है, पाकिस्तान 22 करोड़ है, हम लोग 140 करोड़ है। 420, हाँ 420, यस सर, 420 लेटेस्ट है। समझ में आ गया? চীন স্যার 400 বেশি করে দিয়েছে। ठीक है, चीन नहीं, वो खुद ही खुद को ऐसा किया। ठीक है, खुद ही खुद को किया। आपको देखो भाई, जमीन पे पैर रख के कंट्री को, गवर्नमेंट को चलना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। ऐसे श्रीलंका, अभी देखो सर, श्रीलंका का एक ही एडवांटेज अभी है क्योंकि इसका पॉपुलेशन प्रेशर कम है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, हार्डली अपने आप को मैनेज कर सकता है। ठीक है, भारत तो हेल्प कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन उड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मेनली टूरिस्ट, टी और कुछ मसाला वगैरह पे डिपेंड करता है इसका इकोनॉमी। ऐसे अच्छा इकोनॉमी है, ठीक है, लेकिन अंदर एक इतना सा जगह को संभाल नहीं सकता। क्या हालत हुआ देखो, ठीक है, ऊपर से वोट बैंक कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहा है पेट्रोल पे, टैक्स नहीं बढ़ाया। रिसेंटली सबसे बड़ा गलती क्या किया जानते हो? मतलब ये अचानक से डिसाइड किया, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, इन लोगों ने डिसाइड किया, मतलब नो केमिकल फार्मिंग। ठीक है, इसीलिए फर्टिलाइजर टोटली बंद कर दिया था। अब नो केमिकल फार्मिंग रातों रात नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 15-20 साल समय लगता है। ठीक है, मतलब पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है अपनी कंट्री में, नॉट अ जोक सर। ठीक है, रातों रात नहीं हो सकता, इट्स टेक टाइम एंड धीरे धीरे करना चाहिए। मतलब बेसिकली टोटल इकोनॉमिक फेलियर, लैक ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज। ठीक है, जैसे आज के डेट में हमारे देश में मैक्सिमम यूथ का जो हालत हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक नॉलेज एकदम जीरो है। ठीक है, डिग्री लेके घूम रहा है, ऐसा हालत है। और ऐसा लोग जब कंट्री चलाए तो ऐसा ही हालत हो सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ डिग्री दिखा के थोड़ी ना कुछ काम करता है, नॉलेज को इस्तेमाल करना चाहिए। तो भारत का प्रॉब्लम अच्छा है सर, भारत में प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत जैसे देश में संभाल के चलना चाहिए। गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है तो करने देना चाहिए, बात बात में वोट बैंक राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, वोट बैंक के चक्कर में मत पड़ो, खत्म हो जाओगे। ठीक है, नेता लोगों का क्या है, ये लोग तो विदेश भाग जाएगा, हमको और आपको तो यहीं पर रहना है ना। कोई इंग्लैंड में घर खरीद के बैठ जाएगा, कोई ग्रेट ब्रिटेन में, कोई अमेरिका में, कोई जर्मनी में, उनका क्या है ना, कोई सिंगापुर में जाके बैठ जाएगा। मुश्किल में कौन पड़ेगा? आम आदमी पड़ेगा, है ना। ये जो श्रीलंका में लोग ऐसा कर रहे हैं, नेता लोगों का सबका फॉरेन में घर है, ठीक है, लेकिन मुश्किल में कौन पड़ेगा? हम लोग पड़ेंगे। क्या मैं गलत बोला सर? बात को समझो। ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेल का दाम कम नहीं होना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता कि दूसरा खर्चा को कम करके मैनेज करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। तेल का दाम जरूर एक रीजनेबल रेट में होने से अच्छा रहता है, लेकिन आप कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि तेल का दाम 50 60 जैसे पाकिस्तान करके रखा था। अब क्या है पाकिस्तान का? 60 तेल का दाम। हाँ, अब इस तरह से करेगा कंट्री का हालत, अब ऐसे ही होता है। श्रीलंका भी देख रहे हैं आप, वेनेजुएला का रीजन अलग है, सबका इकोनॉमिक अंदर का खबर अलग है। ये तो ऐसे ही बहुत ही खत्म हालत में है, लेकिन इसका 2% इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोकल इकोनॉमी है और इनका तेल का बहुत बड़ा बड़ा कुआं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर। क्या रे, बात कुछ समझ में आया? Yes, sir. नवोनील, नील, ऋषभ, सभी को पूछ रहा हूँ। हाँ सर। सर ठीक है, जस्ट एक बातचीत Yes, चल sir. रहा था तो मैं आपको बताया। ठीक है, अब ज़्यादा और नहीं जाना है, चलो ठीक है, फिर से जीएसटी में आ जाते हैं। तो सर देखो,
पेट्रोल प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ, ये सब में क्या है, जीएसटी गवर्नमेंट चाहता है बट अभी भी नहीं आ रहा है। जीएसटी आने से दाम कम हो जाएगा, लेकिन जीएसटी इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट राजी नहीं हो रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ लॉजिक, मतलब कुछ रीजन है कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं लाना चाहता। इसके ऊपर मैंने लास्ट सेशन में भी एक केस स्टडीज क्लास करवाया था, जरूरत पड़ने से इस बार भी करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज लगाता है, ये अभी भी लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से लगा सकता है, ठीक है, अभी भी है, लोकल बॉडीज अभी भी लगा सकते हैं। टोबैको में भी अभी भी टोबैको प्रोडक्ट में भी स्पेशल टैक्स लगाया जाता है विद इन दी परव्यू ऑफ जीएसटी, पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी इज आल्सो रिटेन्ड, ठीक है, मतलब ये जीएसटी के अंदर है, जीएसटी काउंसिल के पास पावर है, बट एक्साइज ड्यूटी लगाने का भी पावर अभी भी है, बिकॉज ये सब सीन प्रोडक्ट्स में आता है। मतलब ये सबसे पैसा उठा के, ये सब जो मार्केट में कंपनीज है ना सर, ये जो बीमल, पान मसाला वगैरह है ना, इस तरह का जो जुआ केसरी, क्या क्या नाम बोलते हैं ना, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये जितना बिकता है सरकार को उतना पैसा कलेक्शन होता है, बिकॉज इट्स अ हाई रेट ऑफ टैक्स, लेकिन पब्लिक भी भर भर के पीता है, खाता है एकदम भर भर के, ठीक है, तो गवर्नमेंट को अच्छा कलेक्शन हो जाता है, तो गवर्नमेंट में भी इसको बैन करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं, बिकॉज इंडिया इज नॉट न्यूजीलैंड, ये कंपेयर कभी मत करना, ठीक है, इतने बड़े देश में, न्यूजीलैंड में इतना सा देश में 1.5-2 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, और भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो प्लीज डोंट कंपेयर दिस। हाँ, भारत में जरूरत हो जाता है लोगों को पैसे का, ठीक है, कंट्री को बहुत पैसे का जरूरत है, ऊपर से हम लोग इतना साल तक गरीबी में रहे हैं, इन्वेजन में रहे हैं, कभी ब्रिटिश का चमचा, हाँ, कभी मुगल का चमचा, है ना, मतलब लास्ट 400-500 साल भारत अपने स्पाइनल कॉर्ड में नहीं था, गरीब हो गया था, भारत का आम आदमी गरीब था, सिंपल बात है, राजा लोगों के पास पैसा था, ठीक है, शासक के पास पैसा था, बट आम आदमी के पास पैसा नहीं था। अब वही बात है सर, डेमोक्रेसी में आम आदमी के पास पैसा होना जरूरी है, अब वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक भारत को ऐसे पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा, उपाय नहीं है सब, ठीक है, ये सोचने में समय लगेगा आप लोगों को, बट धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो क्या जीएसटी में है, क्या जीएसटी में नहीं है, और किसको हटा के जीएसटी में जीएसटी लाया गया है, इसका एक आइडिया आप लोगों को लग गया कि नहीं लगा, बोलो, इतना तो समझ में आ ही गया इतना देर से, हेलो, अरे बताइए सर, खाना कुछ तो बताइए। हाँ सर। ठीक है सर, तो अभी मैं आपको बहुत सारा बात ऐसे ही बोल दिया, आप चलो सर एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट बताए, ठीक है, चलो पॉइंट टू पॉइंट करते हैं कि जीएसटी क्या है, किस तरह से है, कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये जानेंगे जीएसटी क्या है, व्हाट इज जीएसटी, जर्नी ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी से पहले क्या था, हाउ हैज जीएसटी हेल्प इन प्राइस रिडक्शंस, एंड व्हाट आर द न्यू कंप्लायंस अंडर जीएसटी। चलो फटाफट थोड़ा देखें। तो सबसे पहले व्हाट इज जीएसटी। सर जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली कभी नहीं देते, प्रोडक्ट के दाम के अंदर रहता है, हम लोग बिना जाने ही दे देते हैं, है ना सर। जैसे आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो, जैसे जब हम लोग पेट्रोल का दाम चुकाते हैं, पेट्रोल का प्राइस जब हम लोग देते हैं, कभी ये सोचते हैं कि इसमें टैक्स कितना दे रहे हैं, या हम लोग दाम सोच के ही दे देते हैं। टेल मी, ऐसे पेट्रोल में जीएसटी नहीं है, बट कोई बात नहीं, वैट तो है, इनडायरेक्ट टैक्स तो है, वैट इज देयर, एक्साइज इज देयर। आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं ना सर, इसको इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप इसमें टैक्स कितना देते हैं आपको पता चलता है क्या। अब देखो, आप नॉलेजेबल हो, आप समझ पा रहे हो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सीए हो, इसलिए आपको समझ में आ रहा है ना, आप लॉयर हो, आप नॉलेजेबल हो, आपको पता चल रहा है, बट क्या आम आदमी को पता चलता है कि 105 में टैक्स कितना है। গুডস এন্ড সার্ভিসেস, গুডস এন্ড हाँ? সার্ভিসের উপর ডিরেক্টলি কনজাম্পশন ট্যাক্সটা নিচ্ছে না কনজিউমারের থেকে। हाँ वही, हाँ क्या बोला स्नेह, क्या बोला। এই গুডস এন্ড সার্ভিসের উপর কনজাম্পশন বেসড ট্যাক্স বলে, তাই আমরা বুঝতে পারি না। हाँ एग्जैक्टली, मतलब तुमको पता है, तुमको क्या लगता है, तुमको लगता है अच्छा ठीक है इसका दाम यही होगा, है ना। अब इसमें इसका प्राइस कितना है, इसमें सरकार कितना ले रहा है, एक्साइज कितना है, वैट कितना है, कौन इतना सोचता है ना। आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली देते हो, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख इनकम करोगे, तो आपको पता हो जाता है ना जी, मुझे 5 लाख पे सरकार को कितना टैक्स देना है इनकम टैक्स में। এর ওটা ইনকাম প্রফেশনের উপর বেসড করে, ওই জন্য यस, बिकॉज यू कैन, हाँ बिकॉज वो आप डायरेक्टली देते हो, ठीक है, और ये आप
इनडायरेक्टली देते हो। दैट इज द डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। जब आप एक, ये तो पेट्रोल है, जब आप एक सिंपल एक बिस्किट्स का पैकेट या मैगी का पैकेट परचेस करते हो, ठीक है, एक सिंपल, बताऊं मैं आपको, मैगी पैकेट, देखो सर यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के तौर पे, जब जब भी हम लोग ये मैगी पैकेट परचेस करने जाते हैं, इसके बैक साइड में इसका दाम लिखा होता है और उसमें ये भी लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल प्राइसेस, है ना। हाँ सर। इसका मतलब ये है, लिखा तो रहता है बट कौन पढ़ता है इतना। अच्छा मैगी, हम लोग सोचते हैं कि मैगी का दाम ही इतना होगा, है ना। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नजर डालें, ये देखो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस दिखाई दे रहा होगा आपको, देखें, किरे দেখা যাচ্ছে, बोलो साहब, हाँ सर। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग टैक्स लेके ही इसका दाम दे रहे हैं, तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टली तो नहीं दे रहे, है ना। और ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्स और भी कारण से बोला जाता है बिकॉज ये पार्ट बाय पार्ट आता है, इसमें मैन्युफैक्चरर का भी टैक्स है, इसमें होलसेलर का भी टैक्स है, इसमें रिटेलर का भी टैक्स है, और लास्ट में सारा बर्डन कंज्यूमर पे आता है। कंज्यूमर को सारा चीज देने के बाद सब कुछ वो कंज्यूमर के ऊपर आता है और सरकार के घर में वो भी जमा करते हैं। अब ये होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या होता है, ये भी मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा कि इनका वैट मतलब जीएसटी का जो आईटीसी कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, क्रेडिट कैसे मिलता है, ये कैसे टैक्स पे करते हैं, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो वही सब आगे आगे चर्चा का विषय बनेगा सर। नाउ पॉइंट इज दैट ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट का दाम देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही दे देते हैं, है ना। तो दैट इज वाई इट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, जैसे कि वैट, जैसे कि सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास हुआ था और ये इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 से। ये बात का याद रखिए। In other words, GST is levied on the supply of goods and service, and goods and service tax law in India is a comprehensive multi-stage destination based taxes. डेस्टिनेशन मतलब जहां पर आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा कलेक्शन वहां पर होगा, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा कि ये कैसे डेस्टिनेशन बेस्ड हुआ। दैट इज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, हर वैल्यू एडिशन पे ये इसका चार्ज बढ़ता है। अब ये वैल्यू एडिशन कैसे होगा ये भी समझूंगा, वेट साहब। GST is a single domestic indirect tax law for the entire country. Single domestic indirect tax law for the entire country, पूरे भारत के लिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सर वन नेशन वन टैक्स। फिर भी कुछ कुछ जगह में अभी भी एडजस्टमेंट है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना, अल्कोहल, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स, अभी भी कुछ कुछ प्रोडक्ट में एडजस्टमेंट है जो जीएसटी परव्यू में है तो, बट लाया अभी तक नहीं गया, ठीक है। परव्यू में है बट अभी भी लाया नहीं गया बिकॉज स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो सकता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर बढ़ सकता है, तभी भी एडजस्टमेंट में चल रहा है, ठीक है। वो सब आगे आगे बताऊंगा मैं। देखो सर ये पहले क्या होता था, देखो एक रॉ मटेरियल्स बाई किया जाता था, बाइंग रॉ मटेरियल्स, कौन, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल्स बाई करेगा, उसमें वैट देगा, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो मैन्युफैक्चर करके उसी प्रोडक्ट को किसको सेल करेगा, होलसेलर या वेयर हाउस में देगा, है ना, होलसेलर को या वेयर हाउस को देगा। अब जब भी वो सेल करेगा तो इसमें वैट एंड एक्साइज ड्यूटी लगेगा। कौन दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे वैट दे रहा है और एक्साइज ड्यूटी भी दे रहा है, और रॉ मटेरियल्स पे वैट देके मैन्युफैक्चरर इसको परचेस करता है। बात समझ रहे हैं साहब। लेकिन जब वो होलसेलर को प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर भी वैट उसको कलेक्ट करेगा, किससे, होलसेलर से वैट कलेक्ट करेगा, और एक्साइज ड्यूटी वो खुद पे करेगा गवर्नमेंट के घर में। तो वैट एंड एक्साइज मिला के हो गया, ठीक है। अच्छा इधर देखिए आप, जब ये होलसेलर रिटेलर को देगा, होलसेलर जब रिटेलर को देगा तो रिटेलर को वैट कलेक्ट करेगा, मतलब रिटेलर को बेसिकली ये वैट का अमाउंट होलसेलर के घर में जमा करना है, और होलसेलर ये वैट गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। ये रॉ मटेरियल जिससे परचेस किया था, ये रॉ मटेरियल का जो सेलर है वो गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। मैन्युफैक्चरर ये वैट होलसेलर से कलेक्ट करेगा और एक्साइज ड्यूटी खुद से देके गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा।
फिर सेल टू रिटेलर, अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर यही प्रोडक्ट कंज्यूमर के घर में जमा करेगा, मतलब कंज्यूमर को बेचेगा, जमा नहीं करेगा, कंज्यूमर को सेल करेगा, और कंज्यूमर उसका सारा का सारा वैट गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, मतलब बेसिकली कंज्यूमर रिटेलर को देगा और रिटेलर ये वैट गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। ये वैट सिस्टम में हुआ करता था सर। तो क्या जीएसटी में कुछ अलग होता है? नहीं सर, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बट हाँ थोड़ा सिस्टम और कैलकुलेशन बदल गया है और बहुत सारा टैक्स एक साथ होके एक नाम हो गया है जीएसटी। अच्छा, आपको समझ में कुछ आया? हेलो, क्या आप लोगों को फ्लो चार्ट Yes, समझ sir. में आया हाँ सबको? सर Yes, sir. রিয়াকশি বুঝতে পেরেছিস? The GST regime, the tax is levied at every point of sale. In this case, intrastate sales, central sales GST and state GST are charged. ठीक है, intrastate में CGST and SGST चार्ज होता है। अब ये CGST SGST में क्या फर्क है मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। All the interstate sales are chargeable to the integrated GST, that is called IGST. Now let us understand the definition of goods and service tax as mentioned above in introduction. A multi-stage. What is multi-stage? An item goes through multiple change of hands along with supply chain. तो ये जो एक प्रोडक्ट है वो कितना सारा अलग अलग हैंड्स होके पहुंचते हैं। जैसे आपको मैं भी यहाँ पर दिखाया, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है, तो वो रॉ मटेरियल परचेस करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ठीक है, जैसे मानो अगर मैं मैगी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, मैगी मैन्युफैक्चर कौन करता है? नेस्ले, है ना। अब इसका रॉ मटेरियल क्या है, जल्दी बोलो। Wait. थैंक यू सर। मैगी बेसिकली मैदा से बनता है ना, मैदा आटा से। अब आटा मैदा का रॉ मटेरियल, मतलब मैगी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो बेसिकली क्या बन गया सर? वो बेसिकली आटा या मैदा, है ना, व्हीट। थैंक यू सर। अब व्हीट वगैरह रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फिर मैन्युफैक्चर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, जैसे कि नेस्ले, फिर वो यही प्रोडक्ट होलसेलर को देगा या वेयर हाउस में रखेगा। ठीक है, अब वेयर हाउस से वही प्रोडक्ट रिटेलर के पास आएगा और फिर रिटेलर यही प्रोडक्ट पैकेजिंग वगैरह करके, वैसे पैकेजिंग यहीं पर हो जाता है, पैकेजिंग होके ही रिटेलर के घर में आता है और रिटेलर के घर से कंज्यूमर अपने घर पे लाके कढ़ाई में डाल के मस्त मैगी घर पे बैठ के खाता है। ठीक है, अब खेल क्या है सर, देखो ये तो एक पूरा जर्नी है। अब इस पूरे इसको हम लोग बोल सकते हैं ना सप्लाई चेन। हेलो, क्या रे, क्या इसको सप्लाई चेन बोल सकते हैं? Yes, sir. एकदम सर, बिल्कुल सप्लाई चेन। ठीक है, जहां पर सप्लाई चेन में गड़बड़ वहीं पर बिजनेस में गड़बड़। तो जीएसटी रिजीम में मल्टी स्टेज में क्या होता है, एन आइटम गोज थ्रू मल्टीपल चेंज ऑफ हैंड्स along its supply chain starting from the manufacturer until the final sale to consumer. Let us consider the following stages: purchase raw material, production or manufacture, warehousing of finished goods, selling to wholesaler, sell the product to the retailer and selling to the end consumer, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, आपको मैं अभी ऑलरेडी समझा दिया। अब देखो इस पे कुछ खेल बनता है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेवाइड ऑन ईच ऑफ दिस स्टेज मेकिंग इट अ मल्टी स्टेज टैक्स। ये बिस्किट्स बन रहा है, ठीक है, अब नाम दे दो, यहाँ पर तो एबीसीडी है, अब ब्रिटानिया, बिस्फार्म, जो पसंद है दे दो। सर आपको चाहिए बिस्किट बनाने के लिए फ्लोर चाहिए और शुगर चाहिए, यस ना, ठीक है, तो फ्लोर चाहिए, शुगर चाहिए, तो फ्लोर बन गया और शुगर भी बन गया। ठीक है, जिससे आपको वैल्यू एडिशन करके बिस्किट्स बनाना है। अब इसको आप बेक किया, प्रोसेस किया, जो भी दाम में, से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको एक पैकेट बिस्किट्स बनाना है और बिस्किट्स पैकेट का दाम है 20 रुपीज। ठीक है, अब इसके लिए आपको सबसे पहले 5% में मैदा और चीनी खरीदना पड़ा एक पैकेट बिस्किट्स के लिए। आप मेरा बात समझ रहे हैं सर? ठीक है, एक पैकेट बिस्किट्स में जितना बिस्किट्स होता है 20 रुपीज में बेचने के लिए आपको जो मैदा और शुगर का जरूरत पड़ा, फ्लावर और शुगर का, वो 5% का है। ठीक है, अब इस ₹5 का जो चीज है, इसको जैसे ही आपने थोड़ा सा प्रोसेस किया, बेक किया, इसमें वैल्यू एडिशन हुआ, आपका मेहनत भी लगा और थोड़ा प्रॉफिट भी लगाना है, तो कितने दाम में दोगे सर? बोलो, 5 का और 5 यार 10% तो लग ही जाएगा मेरे हिसाब से। ये प्रोसेस में टाइम खर्चा ज्यादा होगा, यस और नो?
अरे Yes, बताओ sir. ना, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ 10 रुपीज का खर्चा है, लेबर कॉस्ट, ठीक है, फिर आपका प्लांट का भाड़ा जहाँ पर आप बिस्किट या बेकरी चलाओगे, है ना, बेकरी देखा है कि नहीं, ठीक है, तो उसका भाड़ा है। तो एक 20 टका पैकेट के लिए आपका कॉस्टिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है देखो, ठीक है। तो 5 टका फ्लावर शुगर में लगेगा, बेक करने में, मैकेनिकल चार्ज जो है वो देने में, और उसका फैक्ट्री का रेंट वगैरह देने में, एक 20 रुपीज पैकेट का चार्जेस इसमें 10 रुपीज आ गया, ठीक है। तो 5 और इधर 10, कितना हो गया सर, 15। सर अब इसमें लेबलिंग करोगे, ठीक है, लेबलिंग करोगे मतलब बेसिकली ब्रांडिंग करोगे, तो इसमें और कितना लगाना चाहिए, 2 टका, ठीक है ना, ब्रांडिंग लेबलिंग कॉस्ट में 2 टका, ठीक है। तो 10, 5, 15 और 2, 17। अब इसमें प्रॉफिट, तो बेसिकली आपका खर्चा क्या पड़ गया एक पैकेट बिस्किट बनाने में, 17 रुपीज, है ना, ये आपका कॉस्टिंग है। अब इस कॉस्टिंग में प्रॉफिट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्लास 3 जोड़ो और 20 में मार्केट में बेचो, एग्जाम्पल है। अब ये थोड़ा कम करोगे तो इधर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हेलो, ये कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। हाँ बोलो। স্যার এই ধরুন এই যে বিস্কুট বানাচ্ছে বিজনেস, তো এটা তাহলে তো স্যার এখানে লেবার দিয়ে কাজ করছে, তাহলে বিজনেসের মধ্যে তো লেবার কস্টটাকেও তো অ্যাড করা যায়, ধরুন লেবার तो তো মাইনে দেওয়া। अरे वही तो, ये वैल्यू एडिशन तो इसीलिए किया, लेबर को जो तुमने दिया उसका वैल्यू হ্যাঁ, एडिशन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो ये 10 टका क्यों दिया फिर। কি করে দেয় তো তখন সেই ক্ষেত্রে? हाँ তখন তো স্যার এর মধ্যে ইনক্লুডিং করেই তো ধরে, এই যে ধরুন যেটা हाँ ऑब्वियसली, तो तुम क्या अपने पॉकेट से लाओगे, तुमको एक बिस्किट पैकेट में, इसको बोलते हैं कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। आप लोग जब मैम के पास कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, आप लोगों का ग्रुप 2 में कॉस्टिंग है, ठीक है, तो मैम के पास जब आप लोग लेबर कॉस्टिंग पढ़ोगे, ठीक है, मेटेरियल कॉस्टिंग पढ़ोगे, ठीक है, मैम आप लोगों को कॉस्टिंग पढ़ाएगा, लेबर, मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, बड़ा मजेदार क्लास है सर, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आपको कॉस्टिंग समझना है तो कॉस्टिंग तो पढ़ना ही है, ऐसे सीएस को भी पढ़ना होता है, सीए सीएमए को तो जबरदस्त पढ़ना होता है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि कॉस्टिंग तो आपको ऐड करना ही है, तो यही तो कॉस्ट है। तो एक पैकेट बिस्किट्स बनाने के पीछे लेबर का खर्चा तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तभी तो आप वैल्यू ऐड करोगे। तो मनी मन वैल्यू ऐड थोड़ी करोगे, और कुछ प्रॉफिट भी तो जोड़ोगे, मैन्युफैक्चरर कुछ प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा, है ना, प्रॉफिट जोड़ के और अपना लेबर कॉस्ट वगैरह जोड़ के यहाँ पर तक पहुंचता है। और ये जितना कम में करेगा इधर थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा रह जाएगा, और क्या, इसी तरह से वैल्यू एडिशन होता रहता है। 5 का चीज 10, 10 का चीज में और +2 और +3 टका प्रॉफिट करके वो 20 रुपीज का हो गया। लेकिन ये 5 का रॉ मटेरियल में भी वैट लगा या जीएसटी लगा। फिर ये वाला पैकेट अगर आप मैन्युफैक्चरर से लेके लेबलिंग कर रहे हो, जैसे अगर आपको पता है ना सर, मार्केट में ये जो पार्ले जी वगैरह है, आपको क्या लगता है पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं, पार्ले जी बिस्किट से नहीं बनाता, पार्ले जी तो लोकल बेकरी से लेके पैकेज करके बेच देता है, पता है आपको। ये भी करता है, नेस्ले भी करता है, ये भी खुद से नहीं बनाता। ওই জন্য সব থেকে দাম কম বোধহয় বিস্কুটটার। हाँ हाँ ওই জন্য স্যার এখনো সব থেকে দাম কম, এখনো বোধহয় 3 টাকায় পাওয়া যায় ছোটগুলো इसका টেট্রা। खुद मतलब जैसे नेस्ले का फिर भी अपना प्लांट हो जाएगा शायद, ठीक है, होगा ऑब्वियसली होगा, बट यहाँ पर आपको बहुत दिखेगा सर इसका प्लांट का डिटेल्स। आप कभी भी किसी भी कंपनी के बैक साइड में जाके उसका कहाँ कहाँ उसका बिजनेस है, ये देखो सर, ये देखो कहाँ कहाँ इसका, ये तो नेस्ले इंडिया लिखा है ना, ठीक है, ये तो नेस्ले इंडिया लिखा है, लुधियाना में प्लांट है, तालुका क्या है ये, विलेज मौली गांव, ये आपका है उत्तराखंड, लेकिन ये सारे के सारे नेस्ले का ही है, ठीक है, नेस्ले इंडिया के नाम पे ही चलता है, ठीक है। आपको मैं पार्ले जी बिस्किट दिखाता हूँ आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, पार्ले जी, ये देखो सर मजा आएगा, अब देखो थोड़ा, तो इसका जेपीजी नहीं है क्या, जेपीजी नहीं मिल रहा है मुझे, अच्छा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे बताइएगा एक बार, देखो आप थोड़ा सा नजर डालोगे ना दिखेगा। देखो मैन्युफैक्चर्ड फॉर पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए बना रहे हैं, कौन बना रहा है देखो, देखते पाচ্ছিস, हेलो,
হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি জুম করে। हाँ जूम करो, देखो दिखेगा। ठीक है, ये देखो मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग अलग है सर, सीए फूड्स, कोयल फूड, एलिविलिटी इंडस्ट्रीज, शशि सिंदल फूड्स, इनसे लेके करते हैं। ठीक है, बस वो पैकेजिंग करता है, लेवलिंग करता है, पैकेजिंग करता है और मार्केट में अपना दाम लेके बेच देता है। ये खेल खेलता ही है। आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो आप कर सकते हो। इवन मार्केट में जो एडिडास, रिबॉक, बाटा शूज होता है ना सर, वो लोग खुद के फैक्ट्री में नहीं बनाता है। ये सब जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं इसको, लोगों जॉब जॉब कॉस्टिंग, जॉबर बोलते हैं। वो दूसरे को दे देता है, पैकेजिंग करता है, लेवलिंग मारता है, क्वालिटी बता देता है, अपना इंजीनियर भेज देता है, वो देख देता है कि क्वालिटी उनके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर उसको लेवलिंग करके मार्केट में सेल कर देता है। सस्ता पड़ता স্যার है। পুমাটাই, हाँ পুমার ব্র্যান্ডটাও স্যার এরকমই সেম। हाँ, प्यूमा भी अपना फैक्ट्री इंडिया में थोड़ी ना चलाता है। ठीक है, प्यूमा, रिबॉक, सब कुछ सब कुछ। ठीक है, ये लोग इसी तरह से काम करते हैं। मेरा बहुत कुछ नोन है जिनका चलता है। ठीक है, वो प्यूमा का फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री आउटलेट आपको नहीं मिलेगा इसका, फैक्ट्री आउटलेट मिल जाएगा बट फैक्ट्री नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये ज्यादातर केस में जूता नॉर्मल लोकल मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर कराता है। ठीक है, ठीक है, और उसको उसके बेसिस पे खादिम्स भी वही करता है। खादिम्स वगैरह आजकल क्या करते हैं जानते हो, पौधो पुकुर से जूता उठाते हैं। ठीक है पौधो पुकुर से जूता उठाता है, लेवलिंग करता है, बेचता है। इवन बाटा ऑल्सो। ठीक है, आप लोगों को पता है पौधो पुकुर? अभी गया कि नहीं गया? ये देखो, ये कलकत्ता का पद्मपुकुर एरिया है, पाक सर्कस के पास। ठीक है, वहां पर लोकल जूता एकदम ऐसे ढलाव बिकता है, 50 टका, 60 टका। हाँ, शूज भी, हर चीज बिकता है। बाटा खादिम्स क्या करता है जानते हो, यहाँ पर जाके ये सब जूता उठाता है, अपना बैंड मारता है, और उन लोग थोड़ा सा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा बड़े बड़े जॉब जॉब वर्कर जो करते हैं उनसे जाके बात करता है कि भाई उनका अपना क्वालिटी थोड़ा बेहतर होना चाहिए, फिर उस हिसाब से मार्केट में बेच देता है। समझे? हेलो, अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? वही पार्ले जी वाला कॉन्सेप्ट। आप लोग शॉक हो गए, ऐसा लगा कि आप लोगों को कोई करंट शॉक दे दिया। স্যার অনেক টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। मतलब ब्रांड के चक्कर में হ্যাঁ স্যার। पद्मपुकुर जाना। ठीक है, पद्मपुकुर जाके जूता मार्केट के सामने अंदर अंदर जाना। ठीक है, वहां पर जाके देखना क्या चलता है। मतलब तुम्हारा जो जूता पहना हुआ है ना, सिमिलर क्वालिटी का जूता मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, थोड़ा अगर आपको किसी दोस्त के थ्रू से अगर खबर है कि जिनका एकदम थोड़ा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पर जाओगे तो आपको एकदम बाटा और इसका क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, बाटा का क्वालिटी, वही जूता ये लोग बाटा को दे देता है, बाटा अपने हब में लाके उसको लेबलिंग करता है और मार्केट में बाटा बोल के बेच देता है। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में नहीं हो सकता, स्पेशल सोल वो बाहर से आता है, दैट्स अ डिफरेंट बात। बट आमतौर पे ज्यादातर ऐसा ही चलता है। ठीक है, चलो सर, ये बाद में फिर से चर्चा कर देंगे। मैन्युफैक्चरर हु मेक्स बिस्किट्स buys flour, sugars, and other materials. The value of the inputs increase when the sugar and flours are mixed and baked into biscuits. The manufacturer then sells these biscuits to the warehousing agent who package large quantities of biscuits in cartons and labels it. This is another addition of value. The biscuits after this, the warehousing agent sells it to the retailer. And the retailer packages the biscuits in smaller quantities and invests in marketing of the biscuits, thus increasing its value. GST is levied on this value addition. GST is अलग-अलग value additions पे लगाया जाता है. The monetary value added at each stage to achieve the final sale of to the end customer. और इसका सारा का सारा वैल्यू किसको देना पड़ता है? एंड कस्टमर को देना पड़ता है। मैं इसका भी आपको कैलकुलेशन दिखा दूंगा। ठीक है, और जीएसटी जो है सर, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। जीएसटी जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जहां माल जा रहा है कलेक्शन वहां होगा। जैसे कि आगे आगे मैं आपको सप्लाई अब जीएसटी बताऊंगा, सप्लाई अंडर जीएसटी में आपको ये चीज और डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी, कंसिडर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन महाराष्ट्र and sold the final consumer in Karnataka. ठीक है, since the goods and service tax is levied at the point of consumption, the entire tax revenue will go to Karnataka and not Maharashtra. Point to be noted, sir.
जूता बना महाराष्ट्र में, जूता पहुंचा कर्नाटका में। हेलो, बात समझ रहे हैं सब? वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर मेहनत क्या महाराष्ट्र, लेकिन जीएसटी कलेक्शन कर्नाटका क्यों करेगा? हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेहनत महाराष्ट्र सर क्या, एक वही तो बोल रहा हूँ सर, डेस्टिनेशन बेस्ड है। जूता बनाया महाराष्ट्र ने, जूता पहुंचा कर्नाटका में, सेल भी कर्नाटका में हुआ, लेकिन जो भी जीएसटी कलेक्शन होगा वो कर्नाटका गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा। मतलब जीएसटी विल कलेक्ट बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, जहां डेस्टिनेशन है प्रोडक्ट का। समझ, যেখান থেকে সেল আউট হয়েছে সেটাই তো ধরবে। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम दिखा आपको, मेहनत कौन किया? স্যার মহারাষ্ট্র, तो फिर कलेक्शन किसको होना चाहिए था? মহারাষ্ট্রেরই তো হওয়ার কথা। लेकिन कलेक्शन कौन करेगा? কর্ণাটকই করবে স্যার, কারণ কর্ণাটক থেকেই তো সেল হয়েছে মালটা। अब यहीं पर खेल है सर। अब इस चक्कर को मिटाने के लिए, अब देखो इसमें क्या होता है, जिस स्टेट्स में, जैसे हमारे देश में, आप यहाँ पर एक चीज नजर डालो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, ये सबसे बिजनेस में रिच स्टेट्स है, ठीक है, इनका भी कलेक्शन सबसे ज्यादा है और फैक्ट्री भी सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है, ठीक है। कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो 4 स्टेट है ना सर भारत का, मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे आगे है, तो इनका भी जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इनको लॉस हो जाता है कई बार। तो उस लॉस को भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अलग से जीएसटी भरपाई करने का पैसा देता है। मैं आपको आगे आगे ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट था, हाँ, जीएसटी कंजम्पशन सेस। थैंक यू सर, ठीक है, जीएसटी कंजम्पशन सेस, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उनको लॉस है, वो तो कभी बात को नहीं मानेगा ना। जहां मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं होता है वो तो ठीक है, तो फिर भी सॉरी सर, जहां मैन्युफैक्चरिंग लो है उनका कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, वो तो खुश हो जा रहा है। लेकिन सर इसमें जो जिनका लॉस हो जा रहा, ठीक है, जिनका लॉस हो जा रहा है, मतलब जो स्टेट ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बना रहा है, तो उनको गवर्नमेंट को भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जीएसटी कंपेंसेशन सेस दिया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपेंसेशन सेस, ठीक है। अब ये कंपेंसेशन सेस देने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन करना पड़ता है, जिसमें ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज का पैसा लिया ना पेट्रोल से, या जो भी जहां से भी एक्स्ट्रा पैसा जो भी कलेक्ट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खर्चा लेता है और स्टेट को भी देना पड़ता है, ठीक है। ये देखना कभी कभी ममता दीदी थोड़ा सा आवाज करता है कि जी सेंट्रल ने अभी भी पैसा ड्यू रखा, दिया नहीं, देखना सर ऐसा बोलता रहता है, ठीक है। वो एक्चुअली ये सब कंपेंसेशन सेल्स का पैसा है, ठीक है, जो कई बार सेंट्रल किसी न किसी कारण से, उन लोगों का अपना हिसाब किताब है सर, ठीक है, वो सेंट्रल कुछ पैसा बाकी तभी रखता है क्योंकि स्टेट ने कुछ हिसाब किताब क्लियर नहीं किया, ठीक है, जैसे नॉर्मली होना है, ठीक है। तो ऐसा चक्कर वो चलता रहता है स्टेट सेंट्रल में, लेकिन दीदी को पब्लिक को समझाना होता है तो दीदी समझा देते हैं अपने हिसाब से, हम लोग थोड़ी ना चेक करने जाते हैं सर, ठीक है। तो ये चलता रहता है, स्टेट भी सेंट्रल भी कई बार दिक्कत कर सकता है, ठीक है, अगर सेंट्रल को लगता है कि नहीं इनको ऐसे करेंगे, कर सकते, दैट इज डिफरेंट बात, बट इस तरह का चर्चा हम लोग मार्केट में इसीलिए सुन पाते हैं। सो आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है सब, ठीक है। तो इसीलिए जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड में प्रॉब्लम उनको होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब वाले को कंपेंसेट करने के लिए कंपेंसेशन सेस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आगे आगे मैं ये चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा सर, ठीक है। अच्छा, भारत में जीएसटी का जर्नी देखो एक बार, जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ये जर्नी भारत में स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पर थोड़ा सा कहानी है सर। जीएसटी जर्नी स्टार्ट हुआ था 2000 में, व्हेन कमिटी वाज सेट अप टू ड्राफ्ट अ लॉ ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया था। इट टुक 17 इयर्स फॉर द लॉ टू इवॉल्व इन 2017। 17 साल लग गया एक जीएसटी लॉ बनाने में। क्यों सर? ये भारत का बदकिस्मत है सर, बदकिस्मत। क्यों? इसको मैं तो डेमोक्रेसी का नेगेटिव चीज मानता हूँ। डेमोक्रेसी अच्छा है सर, बट डेमोक्रेसी का ये एक नेगेटिव एरिया है। यस, डेमोक्रेसी इज वेरी गुड फॉर एनी कंट्री, बट डेमोक्रेसी का ये है नेगेटिविटी। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब पब्लिक मूर्ख होता है ना, तो डेमोक्रेसी भी बहुत भयंकर हो सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं, सब राजा, लेकिन अगर
डेमोक्रेसी में जो प्रजा है ना सर, मतलब जो डेमोक्रेसी में जो जनता है, वो जितना दिन समझ नहीं पाएगा उतना प्रॉब्लम है सर। क्यों प्रॉब्लम, क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो सर, 17 ईयर्स लग गया एक जीएसटी लॉ को लाते लाते। सिस्टम में प्रॉब्लम, सरकार का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, पैसा कलेक्शन में प्रॉब्लम, घोटाला या ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम है। और इसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि वन गवर्नमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा था, एक गवर्नमेंट नहीं बन रहा था। एक गवर्नमेंट का मतलब समझते हो? मेजोरिटी गवर्नमेंट। हेलो, मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रहा था। मेजोरिटी आज हमारे देश में मेजोरिटी गवर्नमेंट है ना सर? क्या है सर। ठीक है, 2014 ऑनवर्ड्स हमारे देश में जो गवर्नमेंट है ये मेजोरिटी गवर्नमेंट है। ठीक है, बीजेपी मेनली लीड कर रहा है पूरा पार्टी को। एनडीए मेनली है बट एनडीए को बीजेपी एकदम पूरा का पूरा लीड कर रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले 2090s के 80s के बाद से, ठीक है, 1980s के बाद से धीरे धीरे भारत में एक पर्टिकुलर मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बना था सर। ठीक है, 2000 में जब ये बात मैं कर रहा हूँ उस टाइम पे भी बीजेपी ही आया था। बहुत मुश्किल में अटल बिहारी वाजपेयी को सीट मिला था, मतलब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर जाके फिर से डेवलपमेंट का बात बना, फिर से बीजेपी के अंडर पे ही फिर से देश में ट्रांसपेरेंसी लाना, प्रॉब्लम को हटाना, ठीक है, जीएसटी में बदलाव लाना, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना चालू किया। 2000 से 2004-5 तक का जो सेशन था ये अटल जी का टाइम था, लेकिन सर फिर भी नहीं हो पाया। क्यों जानते हो? बिकॉज बीजेपी मेजोरिटी नहीं था, एनडीए अलग अलग पार्टी के सपोर्ट से चल रहा था। ठीक है, अलग अलग पार्टी के सपोर्ट से चल रहा था। तो ये रीजन था कि उस टाइम पे बात तो बन रहा है बट कर नहीं पा रहा। अब वो चक्कर हुआ था। अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे 2014 में क्यों पास हो गया? बिकॉज मेजोरिटी सरकार आया, अब कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर कांग्रेस का सरकार आया। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का मतलब यूपीए का सरकार आया, बट वहां पर भी प्रॉब्लम, बिकॉज कांग्रेस अपने दम पे नहीं आया था, यूपीए आया था। ठीक है, अब ये यूपीए में प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस मेन पार्टी है बट फिर भी अकेला का पूरा मेजर सीट नहीं है, अलग अलग लोगों से जो अलायंस करके बना है उनके ऊपर है। अब जब भी कोई बिल पास करने का बात होता है, लॉ पास करने का बात होता है, कोई हाँ बोलता है कोई ना बोलता है, मतलब एक एक प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाता सर। या तो अच्छा करो या तो बुरा करो पर प्रोडक्टिव करो। ठीक है, या तो पाकिस्तान जैसा बुरा हालत करो या फिर डेवलपमेंट वाला काम करो, बट कुछ तो करो। ठीक है, ये खिचड़ी में दिक्कत ये है सर। ठीक है, तो कुछ बन नहीं रहा था। तो जैसे जैसे मेजोरिटी गवर्नमेंट बना उसमें धीरे धीरे कुछ भी लॉ पास करना हो तो लॉ पास हो रहा है, लेकिन फिर भी देखो रिसेंटली कुछ लॉ को लेके अभी भी दिक्कत है, जैसे सीएए एनआरसी। ठीक है, जैसे फार्म बिल, कृषि बिल है सर, ये पास होने नहीं दे रहा है। लेकिन क्या ये पार्लियामेंट का प्रॉब्लम है? नहीं सर, ये डेमोक्रेटिकली ऑपोजिशंस, ठीक है, अपोज करने का, रास्ते में धरना देने का, रास्ते में कैओस क्रिएट करने का, बम लगा के उड़ा देने का, ठीक है, इस तरह से कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करके झमेला कर रहा है। ठीक है, वो तैकत क्या था नाम था, जो कृषक बिल का आंदोलन करके उसको हटाया। ठीक है, मतलब बेसिकली आंदोलन के तौर पे। हाँ टिकाई, यस सर, थैंक यू। ठीक है, मतलब कुछ काम धंधा है नहीं, देश का अच्छा भला कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहा है, कनाडा का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और कैसे भी करके इंडिया के अंदर प्रॉब्लम बना के रखो। ठीक है, अच्छा बुरा भला समझना नहीं है, जानना नहीं है, बस प्रतिवाद करते रहो। क्यों प्रतिवाद कर रहे नहीं पता। ठीक है, बस करते रहो। हम अपोजिशन से कुछ तो दिखाना चाहिए। ठीक है, अब ये चक्कर होगा तो देखो सर, पार्लियामेंट वाइज देखो, अगर गवर्नमेंट चाहेगा ना आराम से पास करा सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, आराम से करा सकता है। मतलब अगर आप बोलो कि हिटलर, हाँ हिटलर के हिसाब से ही कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट पावर में है, वो कर सकता है, लाठी पुलिस कुछ भी कर सकता है, पूरा पावर है उसके पास। लेकिन देश का शांति भंग करके करना कभी भी अच्छा नहीं है ना, है ना? तो यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोग आवाज उठाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में लाठी चलेगा। अगर लाठी चलता इतना दिन से सीएए भी पास हो जाता, मतलब पास तो हो गया, लागू हो जाता, एनआरसी भी हो जाता और फार्म बिल भी हो जाता। लेकिन सरकार पीछे डर के मारे नहीं हट रहा है। आम आदमी को दिक्कत हो सकता है, देश में वार हो सकता है, मतलब सिविल वार बन जाएगा, इसके चक्कर में सरकार चुप है। लेकिन करंट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है। मतलब डेमोक्रेसी को यहाँ पर रेस्पेक्ट मिल रहा है सर,
ये बात मैं भी आपको बस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। बाकी आपका सबका अपना अपना ओपिनियन जरूर होगा, पर जो मुझे दिखा मैं आपको शेयर किया। अब अच्छा बुरा भला अलग बात, बट पॉइंट इज दैट। सो मेजोरिटी गवर्नमेंट के कारण 2000 से लेके 2017 बन गया सर जीएसटी आते आते। मैं रीजन आपको यही बताऊंगा। जीएसटी का जर्नी, ये पूरा जर्नी देखो, इसमें आपको जानकारी लेना चाहिए कि पूरा जर्नी में क्या हुआ था। द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप ए कमिटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल ऑफ द कंट्री। फिर 2006 में announcement by Union Finance Minister during budget of 2006-07 that GST would introduce from 1st April 2010. The Constitution's 122nd Amendment Bill was introduced in the Lok Sabha 2014. ठीक है, बिल पास हुआ, ठीक है, 2014 में आके। फिर 2016 में द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, 101 याद रखिएगा, ठीक है। फिर सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ। 2017 में मार्च महीने में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस बिल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात किया, ठीक है। मार्च 2017 में ये बात पास हुआ। फिर अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी ये सब एक्ट पास हुआ। फिर मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ऑल रूल्स को रिकमेंड किया। फिर 30 जून 2017 में ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में एसजीएसटी एक्ट को पास किया गया, ठीक है। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। देखो सर, इतिहास जानो। फिर 1 जुलाई को जीएसटी लॉन्च हुआ हमारे देश में, ठीक है। फिर 8 जुलाई को एसजीएसटी एक्ट पास्ड बाय जम्मू कश्मीर, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड टू एक्सटेंड जीएसटी टू जम्मू एंड कश्मीर। अब धीरे धीरे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जम्मू कश्मीर पे भी लागू हुआ। ज्यादा दिन नहीं लगा, 7 दिन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जर्नी कंटिन्यू होता चला गया, ठीक है। जीएसटी जर्नी समझ में आया? 17 साल की जर्नी। कांग्रेस के टाइम पे मनमोहन जी भी नहीं कर पाए थे, अटल जी भी नहीं कर पाया था, ठीक है। चिदम्बरम फेलियर थे, मनमोहन सिंह जी फेलियर थे, ठीक है। मतलब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, अटल जी के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद मोदी जी के टाइम पे अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ और जीएसटी आया सर, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जीएसटी का जर्नी चालू हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको किस तरह से वैट का प्रॉब्लम को दूर किया, वैट में क्या प्रॉब्लम था, उसका पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कि कैसे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर में किस तरह से हिसाब किताब होता है और जीएसटी में किस तरह से ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ये सारा क्वेश्चन आंसर्स, मतलब बेसिकली नेक्स्ट दिन से मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स एंड कैलकुलेशंस ये सब के साथ बात करूंगा। आई होप कि आपको बैकग्राउंड क्लियर हुआ है सर जीएसटी का, कि क्या है जीएसटी, कब आया है, क्या जर्नी है इसका, पेट्रोल डीजल में क्यों नहीं है, अल्कोहल में क्यों नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, टोबैको प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं रखा गया अभी तक, ठीक है। और कौन से पुराने टैक्सेस को हटा के जीएसटी लाया गया, ये सब कहानी क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं? Yes. तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या बात होगा, कैलकुलेशंस, ठीक है। सारा का सारा कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को एक एक करके केस स्टडीज एंड कैलकुलेशंस में बात करूँ। आज इतना ही रखता हूँ मैं। नोट्स अगर नहीं है तो मुझे एक बार पिंग करना, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर नोट्स है तो गो थ्रू करना चालू करो। কমপ্লিট লেকচার গুলো একটু পাঠিয়ে দেবেন স্যার পিডিএফ গুলো পাঠিয়ে দেবেন একেবারে পুরোটা। স্যার আমাদের গ্রুপের মধ্যে একবারে সব ট্যাক্সের সবকিছু পাঠিয়ে দিও। হ্যাঁ ওই গ্রুপ